हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन का ये 15वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो मॉडल पेपर 15वां होगा। आपकी जीएससी का परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी परीक्षा में 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे, तो कुल 120 प्रश्नों का आपको परीक्षा देना है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो आपके जीएससी परीक्षा के आधार पर ही मॉडल पेपर को तैयार किया गया है और ये 15वां मॉडल पेपर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र जो है करीब 22 साल की थी। ठीक है, 21 वर्ष 8 माह के करीब थे। ठीक है, तो यहाँ 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 साल से थोड़ा ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। अगर 22 वर्ष रहे तो 22 वर्ष पे भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें 22 वर्ष नहीं दिया है। ठीक है, 1929 में, ठीक है, 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने समय जो है सरदार भगत सिंह की उम्र लगभग 22 वर्ष या 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे, रॉलेट सत्याग्रह के आंदोलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था और रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया था और जिसके विरुद्ध में गांधी जी जो है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का जो है आयोजन किया था और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जो है जनरल डायर ने जो है निशंस नरसंहार करा दिया था। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो 1919 ईस्वी में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस जगह ये शामिल हुए थे? तो ये आरा में शामिल हुए थे। ठीक है, जुलाई 1857 में बिहार के आरा में, ठीक है, ये बिहार में है आरा, बिहार के आरा में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसमें जो है कुंवर सिंह पराजित हो गए थे। उसके बाद उनका निधन भी हो गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण ये कहाँ पे है? ये भी बिहार में है। तो उनका जो है पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ब्रामीन होती है, ब्रामीन नहीं है, ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन होती है रंगहीन, भूरी, ठोस, अत्यंत ज्वलनशील, लाल द्रव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ब्रोमीन जो है वो लाल द्रव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? जो बिल्डिंग करते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस उसमें प्रयोग की जाती है बिल्डिंग में। जो बिल्डिंग करते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है, कपड़े साफ करने के प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है तो क्या है? तो सल्फोनेट है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। डिटर्जेंट में जो है लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन के इस मामले में उत्तम है कि जो Ca+2 Mg+2, ठीक है, और Fe+3 आयन के साथ जो है अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। और इसके लिए अगर उदाहरण देखा जाए तो सोडियम एल्काइल एल्फोनेट, सोडियम एल्काइल और बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, और डिटर्जेंट में एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, जबकि साबुन उच्च वसी अम्लों जैसे सियरिक हुआ, पामिटिक हुआ, डोलिक हुआ अम्ल, ये जो है सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों का मिश्रण होता है। तो जो कपड़े होते हैं, कपड़े धुलने वाला जो डिटर्जेंट होता है यानी सर्फ जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है सल्फोनेट का प्रयोग होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस कोई पदार्थ है उसको गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
तो ऊर्ध्वापतन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह पहले द्रव में फिर गैस में परिवर्तित होते हैं, लेकिन जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, कपूर को जो है गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले जो है सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो कपूर जो है इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन से है, तो गेहूं में होता है, जौ, चावल, तीनों में होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन और हो जाएगा आपका ई। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गेहूं, जौ, चावल ये सभी जो है, गेहूं, चावल, आलू हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लेकिन कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ई कर लीजिएगा, थोड़ा टाइप करने में मिस हो गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम सबसे भारी धातु होता है। ठीक है, और प्लेटिनम जो है यह एक रासायनिक धातु है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 78 होती है और इसका चिन्ह पीटी से हम इसको संदर्भित करते हैं। ठीक है, और इसका गलनांक बिंदु जो है 1768 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये सबसे भारी धातु मानी जाती है प्लेटिनम। 11 नंबर प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वास्तव में पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है घुलकर HCO3 अम्ल बन जाती है और यही सोडा वाटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल जो है सिरके का रासायनिक नाम है। और अम्ल का एक प्रश्न और पूछता है, अम्ल का pH मान कितना होता है, तो अम्ल का pH मान जो है 7 से कम होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछता है प्रश्न, अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। 13 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, तो किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 अप्रैल 2018 को जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत जो है देश के 750 उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों द्वारा जो है गाँवों को गोद लेकर उनके समुचित विकास के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंकेड्रियल इंडिया पर 360 अंश वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो लॉन्च किया है, तो ये किया है पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, गूगल इंडिया के सहयोग से जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 अंश वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी ऐसे VR से इसे संबोधित करते हैं, को जो है 26 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है, तो ये है सूरत। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुजरात का जो सूरत जिला है 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला जो है मार्च 2018 में इसको घोषित किया गया। ठीक है, ये 2018 में बन गया था और इस जिले के सभी 52 PHC जो हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सूरत है पहला जिला, तो यहाँ पे टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है,
तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के साथ जो है पूरी तरह से आच्छादित आदिवासी आवासों की संख्या जो है सर्वाधिक कितना, तो 55,770। ठीक है, तो ये पहले स्थान पे है और उड़ीसा दूसरे स्थान पे है। और देखा जाए वहीं झारखंड, तो झारखंड जो है तीसरे स्थान पे और राजस्थान चौथे स्थान पे है। ठीक है, तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरे पे है, तीसरे पे झारखंड, चौथे पे राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो चारों को आप लोग याद रखिएगा, क्रम से लगाने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, मतलब थीम क्या था। तो ये था वन और अस्थाई शहर। ठीक है, वन और अस्थाई शहर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है ना, 21 मार्च को, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इसका थीम था वन और अस्थाई शहर। ठीक है, और 2020 का क्या होगा, तो 2020 का क्या थीम है, तो इसका थीम है 2020 का वन और जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, इसको आप लोग याद रखिएगा। 2020 का थीम है वन और जैव विविधता, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। 18 नंबर प्रश्न है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है, रूपश्री योजना शुरू की है। तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। ठीक है, रूपश्री योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई है, और इस योजना के अंतर्गत जो है निर्धन परिवार की लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा के लिए उनके विवाह के अवसर पर प्रत्येक के बैंक खाते में जो है राज्य सरकार द्वारा जो है 25,000 की राशि जमा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो ये किया था सुरेश प्रभु ने। ठीक है, 24 अप्रैल 2018 को जो है ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए जो है फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की जो है संपन्न पहली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री थे ने सुरेश प्रभु, तो इन्होंने ही जो है किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पकी ईंट से बनी इमारतें पाई गई थी। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ था, ये सब जानते होंगे आप लोग। और इसके आरंभिक स्थलों में अधिकांश जो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, और यहाँ की नगर जो है विन्यास पद्धति जाल पद्धति पर आधारित थी, और यह शतरंज के बिसात की भांति जो है होती है। और सिंधु सभ्यता की प्रयुक्त ईंटों का अनुपात जो था वो 4:2:1। ठीक है, 4 लंबा 2 मोटा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, तो ये उसका अनुपात था, ये भी पूछा जाता है, तो इसका ईंट का अनुपात भी पूछा जाता है, तो 4:2:1 का था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और ईंटों का उपयोग करने में और पूछता है, कच्ची ईंट रक्षा दीवारें चबूतरा व सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता था, और जो पक्की ईंटें थी वो विशाल भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाती थी, और जो फन्नीदार ईंट था जल निकासी व्यवस्था में जो मतलब नाली वाली बनाए जाते थे। ठीक है, तो उसमें प्रयोग किए जाते थे। और जो अलंकृत ईंट थे जिसमें मतलब कुछ लिखा उखा होता था, वो एकमात्र कालीबंगा के फर्श में मिला था, तो वो फर्श पे उस समय लगाया जाता था वो ऐसा ईंटा, और एक यल आकार का ईंटा भी बनता था। ठीक है, तो इस यल आकार की ईंट जो है मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से में मल निकाय व्यवस्था में लगाया गया था। ठीक है, तो 4-5 तरह के ईंटों का उपयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था। 21 नंबर प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक के धम्म में जो है निहित है, और इसमें निहित था राजा के प्रति वफादारी। ठीक है, और शांति और अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता, तो ये तीनों जो है अशोक के धम्म में सम्मिलित थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था। तो सेल्यूकस का था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत बनकर आया था।
मेगस्थनीज का एक ग्रंथ था इंडिका, ठीक है। और इंडिका से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी इसी से प्राप्त हुई थी। और यह भारत आने वाला जो है प्रथम राजदूत भी था मेगस्थनीज। और इंडिका ग्रीक भाषा में है और इसे जो है मौर्य समाज का दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिका इसके लेखक थे और ये सेल्यूकस का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पे सारे पॉइंट को याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का पुस्तक अर्थात किस विषय पर आधारित है? तो आप लोग जानते होंगे शासन कला व सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में राजनीति पर दे देता है तो राजनीति भी सही हो जाएगा, ठीक है। या शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आप लोग जानते होंगे बौद्ध का धर्म का है त्रिपिटक, ठीक है। इसमें था सुत्त पिटक पहला, सुत्त पिटक दूसरा, विनय पिटक तीसरा, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये जो त्रिपिटक थे ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक थी। 25 नंबर प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो किसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो अभी हम लोग इसके पहले का प्रश्न पढ़े हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक जो थी इंडिका में, उसने जो है मौर्य समाज के बारे में बताया था, ठीक है। जो सेल्यूकस का दूत था पहला मेगस्थनीज, उसकी पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज के 7 वर्गों के विभाजन का विशेष दिया गया है। और उसमें दार्शनिक, किसान, ठीक है, और तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठवां जो है निरीक्षक, सातवां सभासद, सभी का वर्णन उसमें किया गया है। 7 वर्गों का विभाजन उसमें किया है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। फाहियान जो है 399 414 ईसा पूर्व जो है आया था, किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनके आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं गोपुरम, ठीक है, गोपुरम कहलाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों का जो आकर्षक द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। यह ऊपर जो है किरीट कलश से जो है शोभायमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये जो है बंगाल विभाजन के। तो 28वां नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29वां नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये आपका राज्य सूची में हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो दूसरी सूची अर्थात राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 में जो है ग्राम प्रशासन विषय का वर्णन करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है ये स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। सार्वजनिक स्वशासन अनुशासन का रखरखाव जो है कानून व्यवस्था का से संबंधित है, ये जो है कानून व्यवस्था से संबंधित है और कानून व्यवस्था के संबंध में अन्य शक्ति राज्य को प्राप्त है, ठीक है। तो यह डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे रीजनिंग आपका शुरू हो गया, ठीक है। कथन है, अनुमान है और कूट कौन सा सही है ये मिलाना है आपका। तो यहाँ पे पहला दिया है सभी स्नातक जो है कुर्सियाँ हैं। मान लीजिए स्नातक हैं तो सभी स्नातक जो हैं ये कुर्सियाँ हो जाएंगी आपकी, मतलब चेयर हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है सभी कुर्सियाँ मेज हैं। ये कुर्सियाँ जो हैं ये सभी जो है क्या है, मेज हैं, ठीक है। तो दूसरा अनुमान देख लीजिए, सभी स्नातक मेज हैं तो सभी ये स्नातक जो है सभी मेज हो जाएंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। और सभी मेजें स्नातक हैं तो सभी मेजें स्नातक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केवल एक अनुमान निकलता है, ठीक है। यही अनुमान निकल रहा है कि जो सभी स्नातक हैं वो मेज है। देख लीजिए यहाँ पे स्नातक वाला ये पार्ट है और मेज जो है उसके मेज के अंदर वो सभी समाहित है। और दूसरा सभी मेजें स्नातक हैं तो मेज तो एकदम बाहर हो जा रहा है, ठीक है, इससे स्नातक से। तो यहाँ पर केवल अनुमान एक आपका सही हो जा रहा है।
32 नंबर भी प्रश्न वैसे ही है, कथन है, निष्कर्ष है, उसको बताना है। तो एल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ठीक है, और सभी बूढ़ी औरतें व्हिस्की पीती हैं। और निष्कर्ष देख लीजिए, सभी बूढ़ी औरतें का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हानिकारक तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पे सभी बूढ़ी औरतें स्वास्थ्य के, जब यहाँ सभी बूढ़ी व्हिस्की पीते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, तो पहला तो सही हो जा रहा है। और सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यहाँ पे निष्कर्ष 2 नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो न तो इसका निष्कर्ष 1 सही है और न निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। एल्कोहल पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और सभी औरतें, बूढ़ी औरतें जो है व्हिस्की पीती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी बूढ़ी औरतें का स्वास्थ्य खराब रहता है। अतः निष्कर्ष 1 गलत है। और कथन में जो दिया है, युवा औरतों के बारे में नहीं बताया गया है, अतः कथन 2 भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 सही होगा और न तो निष्कर्ष 2 सही होगा। 33 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से 3 किसी तरह समान है तथा एक समूह का निर्माण करते हैं, सर्वथा भिन्न बताइए। इसमें भिन्न कौन सा है? पक्षी, कीड़ा, पतंग, हवाई जहाज। तो यहाँ पे कीड़ा, ठीक है, पक्षी, हवाई जहाज तथा पतंग जो है आकाश में उड़ते हैं, जबकि कीड़ा जो है ज़मीन पे रेंगता है, ठीक है, ये ज़मीन पे रेंगता है, और ये तीनों जो है ऊपर उड़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, ईमेल अक्षरों में जो है कितने सार्थक शब्द निर्मित हो सकते हैं, कितने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं? तो ईमेल से देख लीजिए, MEAL मेल भी बन गया, ठीक है, और MALE भी बन जाएगा, ठीक है, और LAME भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 सार्थक शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट 253 पर बैठता है, रीना गोपाल के दाईं सीट पर 254 पर बैठी है, गोपाल के बाएं रमन बैठा है, ईशिता रमन के बाएं बैठी है, ईशिता किस सीट पर बैठी है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट नंबर 253 पे कौन बैठा है? तो ये गोपाल बैठा है, ठीक है, गोपाल बैठा है। और रीना गोपाल के दाईं ओर ये बैठा है, तो दाईं ओर ये इधर होगा, तो दाईं ओर 254 पे बैठी है, 254 पे यहाँ पे बैठी है, इसके दाहिनी तरफ कौन? तो रीना बैठी है, आर कर लीजिए, बैठी है। गोपाल के बाएं रमन बैठा है, गोपाल के बाएं कौन बैठा है? रमन बैठा है, तो ये किस पे बैठा होगा? 252 पे बैठा होगा रमन, ठीक है, गोपाल के बाएं रमन बैठा है। और ईशिता जो है रमन के बाएं बैठी है, ईशिता, अब इसके बाएं कौन बैठा है? तो यानी 251 पे ये बैठी होगी, ईशिता बैठी होगी, ठीक है, ये आपका सीरीज हो गया, ठीक है, ईशिता बैठी है। तो ईशिता किस सीट पर बैठी है? तो यहाँ पे देख लीजिए 251 पर बैठी है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ईशिता जो है 251 नंबर सीट पर बैठी है। अब मैथ 5 नंबर हम देखेंगे यहाँ से, एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष थी, सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु जो है 8 वर्ष तथा महिला श्रमिकों की औसत आयु जो है 12 वर्ष थी। यदि महिला श्रमिकों में जो है 10 विवाहित हों तो अविवाहित महिला श्रमिक कितनी है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु कितना दिया है? तो 15 वर्ष दिया है, ठीक है। और ये देख लीजिए, 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु कुल कितना दिया है? तो 8 वर्ष दिया है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये 16 बाल श्रमिकों का हो जाएगा, और ये 15 जो है महिला का हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, 16 बाल श्रमिकों का कुल आयु कितना हो जाएगा? ये जो 16 आयु बालकों का 16 श्रमिक बाल श्रमिक हैं, उनका कुल आयु कितना हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा 16 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है, 16 गुणे 8 हो जाएगा, यानी 128 वर्ष इनकी आयु हो जाएगी। और महिला श्रमिकों की औसत आयु कितना दिया है? तो महिला श्रमिकों की औसत आयु आपका 22 वर्ष दिया है, ठीक है, तो 22 वर्ष दिया है किसका? महिला श्रमिकों का औसत आयु, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? यदि महिला श्रमिकों में 10 विवाहित हो तो अविवाहित महिला श्रमिक की संख्या बताना है। तो हमको महिला श्रमिकों की संख्या पता नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम महिला श्रमिकों की संख्या x है, ठीक है, x मान लेते हैं। और महिला श्रमिकों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तब यहाँ पे 22 वर्ष दिया है, तो कितना हो जाएगा? 22x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अविवाहित महिला श्रमिकों की संख्या बताना है, तो क्या हो जाएगा? 22x
प्लस 128 16 बाल श्रमिकों का, ठीक है। तो 128/16 धन x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए 15 आ गया तो क्या हो जाएगा, 22x प्लस 128 बराबर कितना हो जाएगा, 240 धन 15x बराबर कितना हो जाएगा, 7x बराबर 112 आ जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर कितना माना गया हमारा, x बराबर 16 आ गया, ठीक है। x बराबर 16 आ गया, यानी महिला श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। अब विवाहित महिला कितनी थी, तो 10 थी, तो 16 माइनस 10 तो कितना बचा, 6, यानी 6 जो हैं अविवाहित महिलाएं हैं उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6, डी, आंसर नंबर 6। 37 नंबर प्रश्न है, एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेच देता है। अब खुदरा विक्रेता जो है 15% लाभ के साथ जो है मशीन को 455 रुपया 40 पैसे में ग्राहक को बेचता है। निर्माता की लागत क्या है। तो ठीक है, मान लिया निर्माता की लागत 100 रुपया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वो 20% पे बेचता है, तो x का 1+20/100। फिर क्या कर रहा है, वो 10% पे लाभ के साथ बेचता है, तो 1+10/100, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, 15% पे बेचता है, तो 1+15/100, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा इतना बराबर कितना दिया है, इतना बराबर किसके दिया है, 455.40 के दिया है, ये हमको दिया है, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे 120/100 गुणे 110/100 गुणे 115/100 हो जाएगा। ये हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, इस पोर्शन को, ठीक है। अब कितना बराबर है, तो 455.40 के बराबर है। अब x बराबर किसका, इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 455 और 4000, ठीक है, बटे 12 गुणे 11 गुणे 15, ठीक है। और यही जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपया हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो निर्माता की लागत क्या है, तो 300 रुपया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक बार रफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, एक छात्र को जो है पास होने के लिए कुल अंक 33% प्राप्त करना होता है और उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने का मतलब परीक्षा हुआ था, तो माना अधिकतम अंकों की संख्या जो है m मान लेते हैं, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है m बराबर क्या हो गया आपका, 33% पाना चाहिए किसमें, 125 में, ठीक है। और धन 40 पाया है, ठीक है, 40 अंकों से फेल हो रहा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m गुणे क्या हो जाएगा, 33/100 बराबर कितना हो जाएगा, 125 और 40 165, ठीक है। अब m बराबर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 165 हो जाएगा गुणे 100/33। अब जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। तो परीक्षा कितने नंबर का था, तो वो 500 नंबर का था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 400 से 380 तक कम कर देता है तो उसका नुकसान 2% बढ़ता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो 2% जब कम कर देता है तो क्या हो जाता है, 400 माइनस 380 यानी 20 रुपया हो जाता है 2%। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो गुणे 20/2 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपया। 40 नंबर प्रश्न है, यदि 10 पुरुष 20 लड़के 20 दिन में जो है 260 मैट बना सकते हैं तो 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिनों में कितने मैट बनाएंगे, ठीक है। 10 पुरुष 20 लड़के, 10 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 20 लड़के, तो 1 पुरुष बराबर 2 लड़के, ठीक है। 10 पुरुष बराबर 20 लड़के हैं तो 1 पुरुष बराबर 2 लड़के, ठीक है। तो 8 पुरुष प्लस 4 लड़के बराबर 8 पुरुष प्लस 2 पुरुष हो जाएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है, 10 पुरुष हो जाएंगे। अतः देखा जाए तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में 260 मिनट बनाएंगे, जो प्रश्न से ज्ञात है, ठीक है। तो यहाँ पे
कितना 260 मिनट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।